हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो आज के सेशन में हम एक नया कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं, दैट इज योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप आपने लास्ट वाले सेशंस के जो भी एमसीक्यूज एंड जो भी असाइनमेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज है देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं हम। आज का एजेंडा हमारा क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। देन अग्रीव पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है एंड फाइनली योर लीडिंग केस लॉस। ठीक है, सो अब पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है। So, a breach of contract occurs when two or more people enter into an agreement and at least one party does not fulfill their part of the contract by failing to meet the contract term without a legal excuse. तो breach का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ठीक है, जब क्या है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज जब किसी अग्रीमेंट में एंटर करती है तो कोई भी एक पार्टी क्या करती है, अपने पार्ट का जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं करती एंड वो फुलफिल ना करने के पीछे कोई भी उनके पास रीजनेबल कॉज या वैलिड लीगल एक्सक्यूज नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जो पार्टी है जिसने ब्रीच किया है वो क्या है, डिफॉल्टिंग पार्टी है। एंड जिस पार्टी के ब्रीच की वजह से सामने वाली पार्टी को लॉस हुआ है वो बन जाती है आपकी अग्रीव पार्टी। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के ब्रीच डील करेंगे हम। पहला आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, दूसरा आता है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? वेयर द फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस और रिनंसिएशन टेक प्लेस बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीसिपेटरी मतलब एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है वर्ड, पहले से ही पता लग जाना। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट अराइज नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने कुछ इस तरह का कंडक्ट कर दिया, आइदर एक्सप्रेसली भी मना करा जा सकता है कि ठीक है आई विल नॉट परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, या इम्प्लाइडली भी ऐसा कुछ कंडक्ट कर दिया जिससे सामने वाली पार्टी को ये पता लग चुका है कि अब सामने वाली जो पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करने वाली है। ठीक है, सो दैट इज अ एंटीसिपेटरी ब्रीच, यानी कि एंटीसिपेशन जब हम करते हैं ना, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हमने एंटीसिपेट कर लिया तो दैट इज अ एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, वेयर द फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस और रिनंसिएशन टेक प्लेस व्हेन द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। तो एक्चुअल का मतलब क्या हुआ, जब एग्जैक्टली परफॉर्मेंस का टाइम आया एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या ये वर्ड एक्सप्लिसिटली यूज हुआ है, सो उसको लेकर हम डिस्कशन करते हैं। सो एंटीसिपेटरी ब्रीच दो नॉट पर से डिफाइंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉज इन इंडिया but is incidentally covered under section number 39 of the Indian Contract Act. So जब आप अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी आपको ये टर्म क्लियरली मेंशन नहीं दिखेगी, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट जब हम सेक्शन नंबर 39 को स्टडी करते हैं तो वहां हमें ये कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो वैसे तो आपके सेक्शन नंबर 39 का जो टाइटल है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, यानी कि जब कोई पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरी तरीके से परफॉर्म करने से मना कर देती है उस केस के अंदर क्या इफेक्ट रहने वाला है। सो सेक्शन नंबर 39 क्या बोलता है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, यानी कि दो चीजें हैं, या तो क्लियरली रिफ्यूज कर दिया या कुछ ऐसी चीजें कर दी जिससे उसने अपने आप को क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने से। और किस तरीके से, एंटायरिटी में, यानी कि कंप्लीटली वो पूरा ही अग्रीमेंट को परफॉर्म करने से डिनाई करते हैं। सो द promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। तो यहाँ हमारे पास promisee यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर एक्चुअल डेट भी एंड कर सकते हैं, जब तक कि अगर उन्होंने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपना एक्यूजेंस दे दिया या अपना कंसेंट दे दिया कि ठीक है आप बाद में ये परफॉर्म कर सकते हैं, उस केस के अंदर तो क्या है, वॉइड नहीं होगा। लेकिन अगर जो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस है उससे पहले किसी पार्टी ने अपना ये ऐसा इंटेंशन दिखाया कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा और जो अग्रीव पार्टी है वो उसको रिसाइंड कर देती है, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, वॉइडेबिलिटी का इफेक्ट है, यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड भी कर सकती है और अगर वो चाहे तो उसको कंटिन्यू भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट क्या आ रहा है, वॉइडेबिलिटी का इफेक्ट आ रहा है।
अब हम एग्जाम्पल डील करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या बोलता है, अ सिंगर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। ठीक है, सो बी थिएटर के मैनेजर थे, एक सिंगर था, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो ए है उनको 2 महीने के लिए, नेक्स्ट 2 months के लिए थिएटर में हर वीक के अंदर 2 nights में अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। ठीक है, एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 रुपी फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस, और कंसिडरेशन क्या है आपका 100 रुपीज। ठीक है, अब क्या होता है, 6th नाइट पर ए विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, सो बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि 6th नाइट को जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वहां पर क्या कर दिया, ए ने अपने आप को एब्सेंट कर दिया, यानी कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करी और ब्रीच कर दिया। तो अब यहाँ बी की मर्जी है कि वो अगर चाहे तो वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ठीक है, या सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि वो अपना इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट भी दे सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट चलो 6th को नहीं करा आपने, अब नेक्स्ट अपकमिंग के अंदर आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंड वाला क्या बोलता है हमें, अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक। यानी कि सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं पर डिफरेंट सिनेरियो के साथ, during the next 2 months and be engaged to pay her at the rate of 100 rupees for each night। अब 6th नाइट पर क्या हुआ, वापस से ब्रीच हो जाता है। अब क्या यहाँ पर सिनेरियो होता है, विद द असेंट ऑफ बी ए सिंग ऑन द 7th नाइट, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अब बी ने कंसेंट दे दी कि ठीक है आपने 6th नाइट को नहीं गाया, कोई बात नहीं, अब आप 7th नाइट को अपनी परफॉर्मेंस दे दीजिएगा। सो बी हैज सिग्निफाइड हिज एक्यूजेंस इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट बट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस सस्टेन्ड बाय हिम थ्रू एज फेलियर टू सिंग ऑन द 6th नाइट। यानी कि अब बी ने क्योंकि एक बार अपना कंसेंट दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करने का, तो यहाँ अब रिसाइंड का जो ऑप्शन होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, बट जो फेलियर हुआ, जो आपको उस नाइट पर जो लॉस हुआ, उसके लिए आप जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, लेकिन अगर एक बार आपने कंसेंट दे दी है तो वहां आपका रिसाइन का ऑप्शन खत्म हो जाता है, सिर्फ डैमेजेस का ऑप्शन बचता है। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 39 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम शॉर्ट में रेमेडीज देख लेते हैं कि अगर ऐसा ब्रीच होता है तो अग्रीव पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था, दैट इज रिसेशन, यानी कि रिसाइन किया जा सकता है। सेकंड, रिसीव मनी और कंपनसेशन और डैमेजेस, जो भी उनको लॉसेस हुए हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से, तो वहां पर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 14 ऑफ द एसआरए, दैट इज योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस और अलॉन्ग विद डैमेजेस। तो यानी कि जब आप स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं तो वहां पे सेक्शन 14 बताता है कि डैमेजेस के साथ में या डैमेजेस के बिना जो कोर्ट है वो क्या बोल सकता है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज योर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब रिस्टोरिंग द पार्टी बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, यानी कि रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, सपोज अगर कुछ पार्ट परफॉर्मेंस हो जाता है, कुछ कंसिडरेशन पे हो जाता है, तो वहां पर ये सब चीजें क्या होंगी, वापस रिटर्न कर दी जाती है, यानी कि जो पार्टीज बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट जिस कंडीशन में थी उनको उसी कंडीशन में रिस्टोर करना इज योर रेस्टिट्यूशन। ठीक है, एंड लास्ट आता है हमारे पास क्विंटम मैरियड, दैट इज पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द वर्क डन। तो अगर कुछ भी परफॉर्मेंस हुआ है, जैसे सपोज अभी हमने पढ़ा 5 नाइट्स के लिए उन्होंने गाया, तो उस 5 नाइट्स की परफॉर्मेंस के लिए जो भी पेमेंट रहेगा वो दिया जाएगा, बाकी के लिए नहीं दिया जाएगा। तो दैट इज योर, जितना आपने काम किया है उतना पेमेंट। ठीक है, सो ये सारी रेमेडीज अवेलेबल होती है हमारी अग्रीव्ड पार्टी के पास। अब हम सबसे पहला लीडिंग केस डिस्कस करेंगे, दैट इज योर हॉचेस्टर वर्सेस डेलाट्यूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है क्योंकि एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी केस में सबसे पहले ले डाउन किया गया था। अब हम चलते हैं इसके फैक्ट्स की तरफ। सो जो हॉचेस्टर थे, दैट इज योर प्लांटिफ, was hired by डेलाट्यूर। डेलाट्यूर कौन थे, डिफेंडेंट, टू सर्व एज अ कोरियर ड्यूरिंग अ टूर दैट वाज शेड्यूल्ड टू बिगिन ऑन जून 1st 1852। सो एंड सो डेट के ऊपर क्या था, यहाँ पर एक टूर के लिए एक एज अ कोरियर सर्व करने के लिए इनको हायर किया गया था। However, 19 days before the scheduled date, यानी कि 1 जून से 19 days पहले जो हमारे डिफेंडेंट थे, डेलाट्यूर इन्फॉर्म हॉचेस्टर दैट ही नो लॉन्गर नीडेड हिज सर्विसेज एंड रिफ्यूज टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट। तो यहाँ पर क्या हो गया,
डिफेंडेंट के साइड से क्या हो गया, ब्रीच हो जाता है। सो जो हमारे हॉचेस्टर थे, दैट इज योर प्लांटिफ, उन्होंने कोर्ट के अंदर केस फाइल किया फॉर डैमेजेस। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द कोर्ट हेल्ड दैट द हॉचेस्टर डिड नॉट नीड टू वेट अंटिल द परफॉर्मेंस डेट वाज ड्यू टू कमेंस द एक्शन एंड अवॉर्ड डैमेजेस, यानी कि उन्हें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट क्या थी, 1 जून। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्लांटिफ है उन्हें 1 जून तक वेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डिफेंडेंट ने पहले ही अपनी इंटेंशन शो कर दी, 19 डेज पहले ही उन्होंने ये इन्फॉर्म कर दिया कि ही विल नॉट गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया है। So it is wasteful to make plaintiff wait and prepare for an event that won't happen because the defendant denied his agreement with plaintiff. पहले ही मना कर दिया गया है. So the court ruled in favor of Rochester and held that the plaintiff in such a case has the right to take an इमीडिएट एक्शन, यानी कि आपको 1 जून तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लीगल रेमेडी 1 जून से पहले ही, जब आपकी नॉलेज में ये चीज आ गई कि अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा सामने वाली पार्टी की तरफ, तो आप अपनी लीगल रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस। इसमें क्या था, द डिफेंडेंट हैड प्रॉमिस्ड टू मैरी द प्लांटिफ ऑन द डिमाइस ऑफ हिज फादर, but while the father was still alive, the defendant had announced his intention of non-fulfillment of the promise and thus broke off the engagement. The plaintiff was allowed to take immediate action for breach of contract and did not need to wait till the death of his father. तो यहाँ पर पार्टीज के बीच में क्या प्रॉमिस हुआ था, मैरी करने का, बट कब मैरिज थी, जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जिससे पहले डेथ होती, यानी कि जब तक फादर अलाइव थे, उससे पहले ही डिफेंडेंट ने अपनी इंटेंशन बता दी नॉन फुलफिलमेंट की, दैट इज नॉट टू मैरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल इवेंट तो क्या था, फादर की डेथ, पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अब जब एंटिसिपेटरी ब्रीच हो चुका है, डिफेंडेंट ने पहले ही आपको इंटेंशन बता दी है, आपको पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो आपको एक्चुअल इवेंट तक वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज फादर की डेथ तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप उससे पहले ही अपना लीगल रेमेडी क्लेम कर सकते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास एवरी वर्सेस वोटर। इसमें क्या था, द डिफेंडेंट हैड चार्टर्ड द शिप ऑफ द प्लांटिफ प्रॉमिसिंग टू लोड इट विद कार्गो एट उड़ीसा विद इन 45 डेज। तो डिफेंडेंट ने प्लांटिफ से एक शिप लिया था जिसको वो कार्गो के साथ फिल करने वाला था 45 डेज के अंदर, कहाँ पर, उड़ीसा में। Later, on the arrival of the ship, the defendant refused to load cargo, but still the plaintiff stayed in the hope of the defendant fulfilling the contract. ठीक है, सो एंटिसिपेटरी ब्रीच हो चुका था, लेकिन फिर भी क्या था, प्लेंटिफ का कॉल था कि वो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक वेट करेंगे। ठीक है, बट अब क्या हुआ, अ वॉर ब्रोक आउट रेंडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इलीगल। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ वॉर सिचुएशन हो गई, यानी कि कुछ दंगे हो गए वहां पर, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस था वो ही क्या हो गया, इलीगल हो गया, यानी कि अब तो ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। अब तो चाहकर भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकती। सो हेयर व्हेन द प्लांटिफ ब्रॉट an action for breach, it was held that the contract had ended by frustration and therefore it wasn't the fault of either parties। यानी कि यहाँ पर अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है जो क्या है, आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ पार्टीज है, यानी कि क्या है, ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेशन है, ना कि पार्टी का फॉल्ट है। तो अगर जो एग्रीव पार्टी है वो जब ब्रीच हुआ था तभी क्लेम कर लेती, लेकिन वहां पर उन्होंने उस टाइम क्लेम नहीं किया, ही हैव वेटेड फॉर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे आपने वेट किया है और वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पार्टीज का कोई फॉल्ट नहीं है, जो सिचुएशन पार्टीज के कंट्रोल में नहीं थी, तो वहां हम मानेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ पर जो हमारा प्लांटिफ है उसका एक्शन जो है, उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो डिनाई कर दिया जाता है और दोनों ही पार्टीज को डिफॉल्टिंग पार्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, सो दोनों केसेस जो हमने इससे पहले डिस्कस करे उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पर पार्टी का एंटिसिपेटरी ब्रीच होना और रेमेडी क्लेम करना वहां पर वैलिड था, बट यहाँ पर आफ्टर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गया है, पॉसिबिलिटी, यानी कि जो परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई है। ठीक है, सो आप इन केसेस को वापस रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, तब भी आपके कुछ अगर डाउट्स रहेंगे तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि क्योंकि क्या है, कुछ टॉपिक्स है हमारे पास जो इजी है बट थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सो डू रिवाइज द सेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके होमवर्क क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
सो सेक्शन 39, सेक्शन 59, सेक्शन 29 और सेक्शन 49। सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई गेस सभी को सही आंसर पता होगा, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर करेक्ट सेक्शन नंबर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है उस पे। सो क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज लेड डाउन अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि वर्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं दिया हुआ। तो इफ स्टूडेंट्स डजंट नो कि कौन से सेक्शन के अंदर ये डॉक्ट्राइन दे रखी है, तो यू विल फेल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सेक्शन नंबर भी पता होना चाहिए और उसका प्रोविजन भी पता होना चाहिए। सो आई होप हमने तो इस पे डीपली डिस्कस किया है, तो आप ये आंसर अच्छे से फ्रेम कर सकेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास मॉडल आंसर है, इसी के साथ जो अभी हमने एमसीक्यू डिस्कस किया उसका करेक्ट आंसर, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग एमसीक्यूज एंड क्विजेस हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर अवेलेबल है। So you can log on to the website to have more practice questions और मॉडल आंसर के लिए भी, so that you can compare your answer with the model answer and उसमें क्या differences है, क्या चीजें आपको put on करनी है, that you can compare। ठीक है, इसी के साथ आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो दैट आपको डेली क्या हो अपडेट्स मिलते रहे और आपके कोई भी लेक्चर्स या कोई भी क्विजेस वगैरह मिस ना हो। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, रिवाइज करते रहिए, असाइनमेंट्स प्रॉपरली डेली अटेम्प्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट या क्वेरीज है, देन यू आर फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much.